हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइन सैयस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आज जो हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं आपकी इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली इस सेशन में जो होने वाला है वो आपके 10 क्वेश्चंस का सेट है और जिनका बेस आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, NCERTs के पर्सपेक्टिव से जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स के बेसिक जो हम डिटेल्स होती हैं हम यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी बेसिक लॉजिक्स काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके इस टॉपिक में इस सेशन में डिस्कस होने वाले हैं। So I wish you all a very good luck. So let's start the session with the very first question. So the first question is, which of the following terms indicate a mechanism used by the commercial bank for providing credit to the government? Your first option is cash credit ratio, second is debt service obligation, third is liquidity adjustment facility, and the last is statutory liquidity ratio. सो बेसिकली आपको बताना है कि कौन सी ऐसे मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू जो कमर्शियल बैंक्स यूज़ करती है गवर्नमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, ये जो टर्म्स आपने सुने होंगे, हमने करंट अफेयर की सीरीज़ में भी ये वाले टर्म्स बहुत डिस्कस किए हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, ओके, आपका कैश क्रेडिट रेशियो भी हमने डिस्कस किया है। सो इस तरीके के टर्म्स अगर आपको एक आध भी क्लियर है तो आप इसको कर सकते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन बन जाता है फिर आपका। ये IAS का क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका D, विच मीन्स आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो आपका एक तरीके का मैकेनिज़्म है जो कमर्शियल बैंक्स यूज़ करते हैं गवर्नमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, आपकी 2 से 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका CRR, जिसे आप बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो, ओके। देन वी हैव SLR, विच इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो CRR जो हमने पढ़ा था ये ऑब्वियसली इसके नाम के अकॉर्डिंग ये आपके कैश की फॉर्म में बैंक्स को कुछ आपका रिज़र्व करके रखना पड़ता है, कुछ एक अमाउंट, ओके, बैंक को आपका रिज़र्व करके रखना पड़ता है। ये वो अमाउंट होता है जो बैंक्स पब्लिक को नहीं दे सकती है। इसी तरीके से फिर हमारा एक ये होता है जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो में आपका सिर्फ कैश की फॉर्म में होता है, लेकिन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में आपका गोल्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, आपकी सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में भी हो सकता है, ओके। सो इस तरीके से आपका इसका स्कोप इससे ज़्यादा बड़ा होता है। बट ये भी आपको रिज़र्व, ये भी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उनको रिज़र्व करके रखना पड़ता है। सो बेसिकली अब हम अगर क्वेश्चन में वापस आएँ तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे वो, क्या मैकेनिज्म यूज बाय कमर्शियल बैंक फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। सो आप इसको समझ लीजिए, जब कमर्शियल बैंक आपके कस्टमर को जो आपका SLR में रखा है वो नहीं दे सकते हैं, सो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप समझ लीजिए ये वो क्रेडिट होगा जो वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। सो जब ये वो क्रेडिट है जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, सो इसका आंसर आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो जाता है। देखिए, यही फ़र्क होता है कि अगर हम बेसिक्स हमें डिटेल्स डेफिनेशंस क्लियर होती है ना, सो हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन। It is a sudden fall in the value of currency against the other currencies. It is a persistent recession in the both financial and real sector of the economy. It is a persistent fall in the general price level of the goods and services. It is a fall in the rate of inflation over a period of time. ये आपका बिल्कुल NCERT क्लास 12 की NCERTs में ना आपका बहुत अच्छे से डिस्कस हो रखे हैं ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं। सो वहीं से उठाया गया ये। इसका आंसर होगा, आपको डिफ्लेशन का मतलब बताना है। आंसर होगा आपका C, विच मीन्स द परसिस्टेंट फॉल इन दी जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका इन्फ्लेशन, ओके, एंड देन वी हैव डिफ्लेशन। तो जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सो जब हम राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स की बात करेंगे, सो वो हमारे इन्फ्लेशन में आएगा। लेकिन जब हम डिफ्लेशन की बात करते हैं, सो जो लो या फिर जो फॉल इन प्राइस होगा आपका, वो आपका डिफ्लेशन में काउंट किया जाएगा, ठीक। अब हम वापस से क्वेश्चन में आएँ तो पहला स्टेटमेंट जो था, द सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी, नहीं, ये नहीं होता क्योंकि करेंसीज़ का तो यहाँ पे मैटर ही नहीं है। जो डिफ्लेशन है यहाँ पे जो आपका गुड्स और सर्विसेज होती है ना, उनके प्राइसेस का मैटर होता है। देन वी हैव persistent रिसेशन इन बोथ फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, यहाँ पे अब एक और टर्म आपको सुनने को मिल रहा है, रिसेशन, ओके। सो रिसेशन भी आपको यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। तो रिसेशन और डिफ्लेशन में आप कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि दोनों काफ़ी अलग होते हैं। बेसिकली आपका जो रिसेशन होता है, रिसेशन आपका ना एक 2 क्वार्टर्स में अगर आपका कांस्टेंट डिक्लाइन देखने को मिलता है ना प्राइस में,
ओके। सो वो हम रिसेशन में काउंट करते हैं। लेकिन जब हम डिफ्लेशन की बात करते हैं सो हम ओवरऑल पीरियड को काउंट करते हैं। सो इस वजह से आपका रिसेशन और डिफ्लेशन अलग अलग टर्म्स होते हैं। अब क्वेश्चन में आए तो दूसरा स्टेटमेंट जो था वो आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो आपका परसिस्टेंट रिसेशन होता है वो फाइनेंशियल एंड रियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी नहीं है। ये इस तरीके के तो कुछ आप पढ़ेंगे भी तो बेसिक डेफिनेशन में इस तरीके का कुछ नहीं है। तीसरा जो है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। चौथा जो है इट इज़ अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा है इस स्टेटमेंट का। तो जो सही आंसर होगा आपका तीसरा होगा, क्योंकि परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। आपको मनी का फंक्शन बताना है। ओके, क्या होता है क्या नहीं होता है। जब आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं सो वहाँ पे हमारा स्टार्ट इससे होता है जो एक आपका बार्टर सिस्टम के थ्रू आपका ये बताते हैं कि किस तरीके से पहले क्या होता था। ओके, सो फिर उसके बाद किस तरीके से मनी आया, फिर किस तरीके से करेंसी आई, ये सब चीज़ें होती है। तो मनी का आपका फंक्शन कौन सा नहीं है वो बताना है। So act as an intermediate in exchange of process, act as a store of value, used as a unit of function account, used for regulating consumption. So कौन सा होगा, मनी का नहीं होगा। So इसका आंसर जो होगा आपका, सोचिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। फंक्शन बताना मनी का, आंसर होगा इसका डी कि यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कंजप्शन। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे 1 किलो मुझे 1 किलो पोटैटो चाहिए। ओके, मुझे 1 किलो पोटैटो चाहिए। ओके, और जो वहाँ पे आपका सेलर है उसको, उसके पास 1 किलो पोटैटो है, बट उसको उसके बदले क्या वो 1 किलो पोटैटो मुझे किस तरीके से दे पाएगा, मैं उससे कैसे ले पाऊँगी। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज प्रोसेस होगी ना, ये एक्सचेंज प्रोसेस का जो मीडियम होगा वो होगा आपका मनी। मैं अपनी मनी उसे दूंगी। फॉर से अगर 30 रुपये किलो पोटैटो है तो मैं अपने 30 रुपीज़ उसको दूंगी। ओके, पोटैटो सेलर को 30 रुपीज़ दूंगी और वो 1 किलो पोटैटो मुझे देगा। ओके, सो यहाँ पे आपका एक्सचेंज प्रोसेस में आपका इंटरमीडिएट हो रहा है मनी। दूसरा, एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू का स्टोर भी हो रहा है। तीसरा, यूज है ना यूनिट ऑफ अकाउंट, अकाउंट का भी एक यूनिट के उसमें यूज़ हो रहा है। अब हम लास्ट देखें तो यूज़ फॉर रेगुलेटिंग कंजप्शन, नहीं, ये कोई रेगुलेटिंग कंजप्शन में आपको दूर दूर तक मनी का इनडायरेक्टली बोलेंगे हम तो नहीं देखने को मिला। तो ये अगर हम तीनों में देखें तो गलत स्टेटमेंट आपको ये दिखता है। Excess of total expenditure of government over its total receipt excluding borrowings is known as primary deficit, fiscal deficit, current deficit, capital deficit। So क्या होता है आपका, ये बोल रहे हैं कि आपका जो एक्सपेंडिचर होगा अगर वो आपका ज़्यादा हो जाता है रिसिप्ट से, यहाँ पे आपका बोरोइंग्स को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, सो आपका कौन सी टर्म यहाँ पे आपका यूज़ होती है उसके लिए, ये हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो ये आई होप आप लोगों को ये पता होगा अच्छे से, क्योंकि बेसिक इकोनॉमिक्स है, 11th-12th की एनसीईआरटीज़ तो कवर ही करी है सब ने। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका फिजिकल डेफिशिएट। सो देखिए डेफिशिएट मतलब ही आपका ये होता है, डेफिशिएट मतलब आपका यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। ओके, इन जनरल टर्म्स बोल रही हूँ मैं। सो अब अगर हम फिजिकल डेफिशिएट की बात करें, ओके, अगर हम फिजिकल डेफिशिएट की बात करें सो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाएगा आपकी जितना आपका रिसिप्ट है, विच मीन्स जितना आपका जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो आपका ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू जितना अंदर आ रहा है। खर्चे ज़्यादा हैं, ओके, और आपकी इनकम कम है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि इसमें आपका बोरोइंग्स माइनस कर देते हैं। बोरोइंग्स क्या, जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग्स की हैं आपकी कहाँ से करी होंगी, आपकी इंटरनल बोरोइंग्स भी हो सकती हैं। ओके, जिसका सोर्स आपका आरबीआई हो सकता है। आपकी एक्सटर्नल बोरोइंग्स भी हो सकती हैं जिसका सोर्स आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका आईएमएफ हो गया, या कोई कंट्री हो गई, फोर्स से जापान हो गया। ओके, सो इस तरीके की बोरोइंग्स हो गई। सो ये आपका फिजिकल डेफिसिट का टर्म होता है। अब यहीं पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो दूसरा टर्म। अब अगर हम क्वेश्चन में आए वापस तो फिजिकल डेफिसिट तो आंसर ही हमें बिल्कुल पता चल गया। सबसे पहले हम कैंसिल किसे कर सकते थे, करंट डेफिसिट को कैंसिल कर सकते थे, कैपिटल डेफिसिट को कैंसिल कर सकते थे। सो अब जो हमारा कन्फ्यूजन होता, अगर फॉर्मूला अगर क्लियर नहीं है तो प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में होता। याद रखिएगा जो प्राइमरी डेफिसिट होता है ना, यहाँ पे ये क्या बताता है, ये आपका बताता है कि गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग्स करनी है। ठीक, बोरोइंग्स करनी है, बट यहाँ पे कितना गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पे करना है ना। इंटरेस्ट पे किसका, जो भी उसने लोन लिए हैं, जो भी उसने लोन लिए हैं उसका इंटरेस्ट भी तो पे करेगी गवर्नमेंट। सो उसको माइनस कर देंगे ना, वो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है। सो आपका प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा कि वो एक तरीके से आपका बोरिंग्स दिखाएगा कि गवर्नमेंट को कितनी बोरिंग्स चाहिए, लेकिन उसमें से आपका इंटरेस्ट भी माइनस हो जाएगा, वो आपका प्राइमरी डेफिसिट होता है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो ये उसमें बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमारा आंसर फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पैरेलल्स ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर डिनोट्स
An investor who feels that the price of a particular security is going to fall. An investor who expects the price of particular share to rise. A shareholder or bondholder who has an interest in a company, financial or otherwise. Any lender or whether by making a loan or buying a bond. So आपको बताना है कि यहाँ पे बियर का मतलब क्या होता है। आई होप आप लोगों ने जो हर्षद मेहता वाली सीरीज़ हैं अगर वो देखी होगी, सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको उस सीरीज़ से भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो वैसे भी इकोनॉमिक्स जो हम यूपीएससी में हमारा कोर्स है सब्जेक्ट, यूपीएससी में जब हम इकोनॉमिक्स कवर करते हैं, सो वहाँ पे आपका जो स्कैम्स होते हैं आपके इस तरीके के वो हमने स्टडी करे हैं, बट स्टिल इसका आंसर होगा आपका ए, विच मीन्स बियर उनके लिए कहते हैं वो इन्वेस्टर जिनको ये डर होता है कि आपका पर्टिकुलर सिक्योरिटी का प्राइस फॉल हो जाएगा। देखिए दो होते हैं, एक होता है आपका बुल, एक होता है आपका बियर। ओके, सो बुल जो होते हैं ये वो होते हैं जो प्राइसेस जो बढ़ने का इंतजार करते, जो डेयरिंग होते हैं। आप इधर समझ लीजिए बुल जो होते हैं वो इसमें डेयरिंग होते हैं। सो यहाँ पे ये प्राइसेस को बढ़ाने का सोचते हैं, इनको ये रहता है कि प्राइसेस बढ़ेंगे, ये इस आपके एस्पिरेशन में रहते हैं कि प्राइसेस बढ़ेंगे। लेकिन बियर जो होते हैं ये आपके वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको ये डर रहता है कि प्राइसेस फॉल होंगे। ओके, और ये यहाँ पे इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट फिर अपना करते हैं। Next question, when the Reserve Bank of India announces an increase in cash reserve ratio, what does it mean? Commercial bank will have less money to lend, Reserve Bank of India will have less money to lend, government will have less money to lend, commercial bank will have more money to lend. कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा आपका? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से करें। इसका आंसर होगा आपका ये, विच मीन्स कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड। सिंपल है, हमने पहले भी देखा था, आपका कैश रिजर्व रेशियो है, ठीक। सो आपका जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपना कुछ अमाउंट में, मान लीजिए आपका अगर 2% उनको अपना कैश रिजर्व रेशियो में रखना पड़ रहा है, विच मीन्स उनके पास इतना 2% पब्लिक को देने के लिए नहीं है, ठीक। अब वापस आइए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज़ करता है, अगर आपका कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता है तो क्या होगा? आपका आंसर क्या था? कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लैंड, क्योंकि जो जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, मान लीजिए अगर 8% भी हो जाता है, तो इट मीन्स आपका ये 8% कमर्शियल बैंक कस्टमर को लैंड नहीं कर सकती है। सिंपल, ये बहुत ऑप्शन भी बहुत इजी थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लैंड, रिजर्व बैंक कहाँ से लेस मनी? रिजर्व बैंक डायरेक्ट लैंड थोड़ी करता है आपका, यूनियन गवर्नमेंट को भी लैंड नहीं करती है। कमर्शियल बैंक, आपका जो कन्फ्यूजन होना था वो ए और सी में से, डी में से होना था, और आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। 7th क्वेश्चन देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। इन दिस पर्सपेक्टिव इनहेरेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंटरवीन्ड with the following concepts: social justice and empowerment, inclusive growth, globalization, carrying capacity। आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट को किस तरीके से प्रेजेंट में अपनी नीड्स को फुलफिल करें बिना फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो इसके साथ कौन सा ऐसा है जो इसके साथ कॉन्सेप्ट चलेगा? इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ। सो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होगा तब तक हम, ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इसके साथ मैच करता है। ओके, बाकी कैरिंग कैपेसिटी नहीं, ग्लोबलाइजेशन नहीं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नहीं। Which of the following is not correct about repo rate? It is an interest charged by the central bank on overnight loan. It is the interest rate paid by the commercial bank on overnight loan. It is interest agreed upon in the loan contract between the commercial bank and central bank. It is the cost of collateral security. आपको बताना है रेपो रेट्स के बारे में क्या गलत है। सो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स इट इज़ अ इंटरेस्ट रेट अग्रीड अपॉन इन द लोन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक। देखिए आप ये बोल रहे थे कि रेपो रेट के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना। ओके, सो इट इज़ द इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द ओवरनाइट लोन। बेसिकली आपका रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट आपका ये होता है, जब आपका जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, नॉर्मली मैं बोल रही हूँ, इनको आपका मनी चाहिए होता है, मैं इन जनरल टर्म्स में, इनको क्रेडिट चाहिए होता है। ओके, इनको चाहिए क्रेडिट। ओके, सो अब ये किसके पास जाएंगे? ये जाएंगे आरबीआई के पास, और ये इनसे क्रेडिट मांगेंगे। तो जब ये आरबीआई से क्रेडिट मांगेंगे, तो जब आरबीआई इनको क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, ओके, सो इसके बदले में ये अपनी सिक्योरिटीज़ यहाँ पे रखेंगे, ओके, जिसे कोलैटरल कहते हैं। ओके, और इसके ऊपर एक इंटरेस्ट इनको भी पे करना होगा।
सो एक इंटरेस्ट रेट होता है जो अग्रीड होता है दोनों के बीच में, और जिसके बेस पे आरबीआई क्या करता है, इनको पे करता है, आरबीआई सॉरी सेंट्रल बैंक आरबीआई को पे करते हैं। ओके, सो ये जो इंटरेस्ट रेट होता है इसे ही हम रेपो रेट कहते हैं, और रेपो रेट की फुल फॉर्म ही होती है आपकी रीपर्चेज अग्रीमेंट, विच मीन्स आपका ये वादा करते हैं कि ये इस डेट पे ये इसको रीपर्चेज करेंगे अपनी सिक्योरिटीज़ को। ठीक, तो इसका जो आंसर था आपका वो था आपका सी, क्योंकि बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। तो कॉस्ट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी ठीक है, रेपो रेट अभी हमने देखा था कोलेटरल सिक्योरिटी के उसमें इंटरेस्ट रेट पेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑन द ओवरनाइट बोरोइंग्स, और तीसरा इंटरेस्ट रेट अग्रीड अपॉन लोन कॉन्ट्रैक्ट। लोन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था वो कोई आपका, वो तो कोलेटरल पे जो आपका इंटरेस्ट पे हो रहा था। A closed economy is an economy in which money supply is fully controlled, deficit financing takes place, only export takes place, neither export nor import takes place। तो इसका आंसर होगा आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आंसर होगा आपका इसका डी, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस। देखिए अब अलग अलग तरीके से इकोनॉमी को डिवाइड कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। एक होता है तो उसमें से एक होता है आपका ओपन इकोनॉमी, दूसरा होता है आपका क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जो होती है जहाँ पे आपके एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स आपके बिल्कुल फ्री होते हैं, फ्री इन द सेंस आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन में फ्री होते हैं। सो ग्लोबली ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए अवेलेबल होते हैं। सो ये हो जाएगा आपका क्या, ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या होते हैं, जहाँ पे ना तो एक्सपोर्ट और ना ही इम्पोर्ट के लिए ये अवेलेबल होते हैं आउटर वर्ल्ड में। ओके, सो ये होती है आपकी क्लोज इकोनॉमी। सो आंसर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट्स टेक्स प्लेस। सो डेफिसिट फाइनेंसिंग ये सब इसका आंसर नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी है ये एक तरीके से। आंसर होगा इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली आपके तीन तरीके के फंड्स होते हैं। ओके, एक होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड, ओके, एक होता है आपका, दूसरा होता है आपका कंटीजेंसी फंड, तीसरा होता है आपका पब्लिक फंड। कंसोलिडेटेड फंड आपका आर्टिकल 266(1) में दिया गया है, कंटीजेंसी फंड आपका आर्टिकल 267 में दिया गया है, और पब्लिक फंड आपका 266(2) में दिया गया है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए पार्लियामेंट की अथॉरिटी चाहिए होती है अगर इससे पैसा निकालना हो। कंटीजेंसी फंड इंडिया जो होता है ये आपका अनफोर्सिन इवेंट्स के लिए होता है, लाइक जो पता ना हो ऐसे इवेंट्स, एक्सीडेंटली जैसे कोई इवेंट्स अगर हो जाते हैं। और पब्लिक फ़ंड क्या होते हैं, जो भी आपका कंसोलिडेटेड फंड में कवर नहीं हुआ है वो बाकी फिर हमको इसमें देखने को मिलता है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड। सो इसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए निकालने के लिए, और आंसर पार्लियामेंट। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडे सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। फाइनल स्कोर लिखना मत भूलिएगा, आपके 10 में से कितने मार्क्स आए, कितने स्किप किए, कितने अच्छे हुए, सही हुए, गलत हुए। थैंक यू सो मच।